बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। कल हमने एंजाइम्स पढ़े थे, उसके फैक्टर्स पढ़े थे, ठीक है, और उसके फंक्शन पढ़े थे कि एंजाइम्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आज हम पढ़ने लगे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। कहते हैं एंजाइम्स हैव बीन नेम्ड इन डिफरेंट वेज। In many cases, their names end at the suffix which is the proceeds by the name of its substrate, sucrase, lipase, urease। वो ये कह रहा है कि कुछ एंजाइम के नाम ऐसे रखे जाते हैं कि जिस सबस्ट्रेट पे वो वर्क करते हैं उसका जो नेम होता है ना उसके नेम पे रख देते हैं। फॉर एग्जांपल सक्रोज है। अब सक्रोज पे हमने वर्क करना है। सक्रोज क्या है? सबस्ट्रेट है, उसके ऊपर एक्ट करने वाला एंजाइम का नाम रख दिया सक्रेज। इसी तरह लाइपेज है, लिपिड पे वर्क करने वाला जो एंजाइम है उसको क्या कह दिया? लाइपेज कह दिया। यूरिएज, यूरिया पे वर्क करने वाला। यूरिया क्या है? सबस्ट्रेट है, और इसका एंजाइम क्या है? यूरिएज है। इस तरह से वो कह रहा है। कहते हैं कि एग्जाम्पल ट्रांसमाइलेट्स, कहते हैं इन अदर वर्ड्स देयर नेम्स डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ एन एंजाइम। कहते हैं एग्जाम्पल ट्रांसमिथाइलेज, ऑक्सीडेज, यानी कि या फिर ये हो सकता है कि कोई एक्शन वर्क कर रहा है। वो क्या कर रहा है? कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, मिथाइल ग्रुप की ट्रांसफर कर रहा है तो उसको कह दिया ट्रांसमिथाइलेज। ऑक्सीडेज मतलब ऑक्सीडेशन कर रहा है तो उसको ऑक्सीडेज का नाम दे दिया, ठीक है। इन स्टिल अदर केसेस देयर नेम्स आर ट्राइवल एंड डू नॉट एट ऑल पॉइंट आउट देयर सबस्ट्रेट और पैंक्रियाटिक लाइपेज। कहते हैं ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो सबस्ट्रेट के नेम पर ही रखे जाएं, कोई और वजूहत भी हो सकती हैं। कहता है अदर इंडिकेशन सम इंडक्टिव डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ इट्स एक्शन इज द स्टडीन प्रोटीएसिस, ठीक है। कहता है अकॉर्डिंग टू द एंजाइम कमीशन ई योर सिस्टम्स देयर इज अ 6 मेन क्लासेस ऑफ द एंजाइम्स विच आर डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड इनटू द ग्रुप्स। दिस यू कैन सी हेयर। हम बात करने लगे हैं वो कौन कौन सी 6 क्लासेस है जिनको हमने ब्रीफली स्टडी करना है। सबसे पहली क्लास कह रहा है कि ऑक्सीडो रिडक्टेज, मीन्स दैट वर्ड से शो हो रहा है कि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, यानी कि उस रिएक्शन में यूज़ होगा जहाँ पे एट अ टाइम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रही होगी। फिर कहते हैं ट्रांसफीरेज, मीन डैट कहीं ट्रांसफर हो रही होगी, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होगी तो वहाँ ट्रांसफीरेजिस यूज़ होंगे। हाइड्रोलेजिस, ठीक है, लाइएजिस, आइसोमेरेजिस, लाइगेजिस। इसी तरह ये अपने नाम से ही शो हो रहे हैं। 6 के 6 हमने पढ़ लिए। अब इनको हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन करने लगे हैं, 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से समझ आएगी। सबसे पहले कह रहा है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या है? कहते हैं दीज एंजाइम्स आल्सो कॉल्ड रिडोक्स एंजाइम। मैंने कहा था ना, रिडोक्स किसे कहते हैं? जहाँ पे एट अ टाइम ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी हो रही होती है, उसे कहते हैं रिडोक्स रिएक्शंस। तो यानी कि ये रिडोक्स एंजाइम है। कौन सा भला? ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये कौन सा एंजाइम है? रिडोक्स एंजाइम है। कहते हैं कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बाय ट्रांसफॉर्मिंग हाइड्रोजन एटम और हाइड्राइड आयंस। दिस ग्रुप इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 4 सब ग्रुप्स। अब इसी ग्रुप को वो फर्दर 4 में कर रहा है। एक तो वो ऑक्सीडेसिस जहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, डिहाइड्रोजीनेसिस मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही है, तो फिर वो कहता है हाइड्रो पेरोक्साइड जहाँ पे हाइड्रो पेरोक्साइड की रिमूवल हो रही है, फिर ऑक्सीजनेसिस जहाँ पे ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है। ये 4 ग्रुप्स में उसने मजीद उसको डिवाइड कर दिया। पढ़ते हैं वो क्या कहता है कि ऑक्सीडेसिस क्या है? देखो वाटर मालिक्यूल है प्लस O2, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है, H2O2 बन गया, ठीक है। इसी तरह H2O प्लस O2 H2O2 बना रहा है। फिर वो कहता है हाइपोजेंथीन, ये हाइपोजेंथीन जेंथीन में और फिर यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो रही है। कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में हो रहा है। फिर कहते हैं डिहाइड्रोजिनेज, जिस तरह पायरेविक एसिड जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह हाइड्रोपेरोक्साइड्स और इसी तरह ऑक्सीजिनेसिस, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स नहीं हुई थी, जस्ट इसका नाम ही हमने रीड करना है, ज़्यादा ब्रीफली नहीं जाना। नेक्स्ट हमारा जो एंजाइम है उसमें वो क्या कहता है? उसमें कहता है ट्रांसफ्यूरेजिस, मींस दैट ट्रांसफॉर्मेशन में कहीं हेल्पफुल हो रहा है, ठीक है। डेफिनेशन से हम अंदाज़ा लगाते हैं। कहते हैं दिस एंजाइम ब्रिंग अबाउट अ ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, सच एज द फॉस्फेट, अमाइनो, एसाइल, मिथाइल फ्रॉम वन मालिक्यूल टू द अदर। देखा ना, मैंने कहा था ना। कहते हैं कि ट्रांसफ़र की बात हो रही है, यानी कि एक मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल में ट्रांसफ़र हो रही है। किस किस ग्रुप की? चाहे वो अमाइनो है, एसाइल है, मिथाइल है, ठीक है, कोई भी ग्रुप है उसकी वन ग्रुप से दूसरे में जब ट्रांसफ़र हो रही होती है तो उससे उस पर कौन सा एंजाइम यूज़ होता है? ट्रांसफ्यूरेजिस। ट्रांसफ्यूरेजिस की भी कुछ टाइप्स दी हुई हैं उसने। कौन कौन सी टाइप्स हैं वो कह रहा है? ट्रांस अमाइनेजिस, ठीक है, ट्रांस मिथाइलेजिस, यानी कि अमाइन ग्रुप की जब होगी तो हम ट्रांस अमाइनेज यूज़ करेंगे। जब मिथाइल ग्रुप की ट्रांसफ़र होगी तो हम ट्रांस मिथाइलेसिस यूज़ करेंगे। जब असाइल ग्रुप की होगी तो ट्रांस असाइलेसिस करेंगे। फॉस्फोट्रांसफिरेसिस मीन्स दैट, यानी कि जब फॉस्फेट ग्रुप की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होगी जिसे काइनेसिस भी कहा जाता है, तो उस वक्त कौन सा एंजाइम यूज़ होगा? फास्फोट्रांसफिरेसिस। फिर वो कहते हैं ट्रांसपेप्टाइड्स, यानी कि जब पेप्टाइड बॉन्ड की ट्रांसफ़र होगी तो उसे हम कहेंगे ट्रांसपेप्टाइड्स, ठीक है। तो ये कुछ थे ट्रांसफिरेसिस के एग्जांपल्स। अब पढ़ने लगे हैं हाइड्रोलेसिस कि हाइड्रोलेसिस बेसिकली होता क्या है।
हाइड्रोलिसिस की बात कर रहा है वो कि हाइड्रोलिसिस क्या है। हाइड्रोलिसिस में कह रहा है कि द एंजाइम्स कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कर रहा है यानी कि वाटर की एडिशन होती है जिस वक्त उसकी प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन हो रही है उसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है, वो कहते हैं कि एडेड वाटर इन इंस्टेंट डिकम्पोज्ड एंड फंक्शनल ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट ट्रांसफर टू द वाटर। ठीक है, यानी कि वाटर की प्रेजेंस में जो हो रही है तो उसको हम हाइड्रोलिसिस कहेंगे। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कहेंगे उस एंजाइम को। उसके भी कुछ सब ग्रुप्स बता रहा है वो, प्रोटीएसिस है। ठीक है, प्रोटीएसिस का नाम दे दिया, कार्बोहाइड्रेसिस का नाम दे दिया, लिपिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम हो गया, डेड अमाइड्स हो गया, डीअमाइनेसिस हो गया। अब आप खुद देखें, आपको नेम से ही वाजे हो रहा है, प्रोटीएसिस मतलब प्रोटीन की कोई ब्रेकडाउन हो रही है वाटर की प्रेजेंस में, लिपिड की ब्रेकडाउन हो रही है वाटर की प्रेजेंस में, डीअमाइडेसिस अमाइन ग्रुप में से कोई चीज़ रिमूव हो रही है वाटर की प्रेजेंस में, कार्बोहाइड्रेसिस कार्बोहाइड्रेट मीन्स दैट शुगर की ब्रेकडाउन हो रही है वाटर की प्रेजेंस में, डीअमाइनेज यानी कि अमाइन ग्रुप का निकलना हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें बाकायदा नाम से ही शो हो रहे हैं। ठीक है, इनके फंक्शंस जो है। उसके बाद हमारा आता है लाइएसिस। लाइएसिस किसे कहते हैं, डेफिनेशन से जानते हैं। कहते हैं दीज एंजाइम कैटालाइजिस द एडिशन ऑफ अमाइन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड टू अ डबल बॉन्ड और टू रिमूवल ऑफ दीज ग्रुप लिविंग बिहाइंड द डबल बॉन्ड। मीन्स दैट ये कह लो कि किसी भी चीज़ की एडिशन कर रहा है, वो कौन कौन से, वो वाटर भी हो सकता है, वो अमाइन भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, या फिर इन्हीं का निकलना, या फिर डबल बॉन्ड का टूटना या डबल बॉन्ड का निकलना, इसे कहते हैं। किसी फ्यूमेरिक एसिड है, इसमें वाटर की एडिशन हो रही है। अब आप खुद देखो, जब कोई चीज़ ऐड हो रही है मीन्स दैट कि डबल बॉन्डिंग कम हो रही होगी, ख़त्म हो रही होगी, तो मैलिक एसिड बन रहा है। और एंजाइम कौन सा है, फ्यूमरेज। ठीक है, फ्यूमरेज जो है फ्यूमेरिक एसिड की क्या करा रहा है, ब्रेक डाउन करा रहा है, डबल बॉन्ड ख़त्म हो रहा है। बाद में बात आती है आइसोमेरेज। आइसोमर एक वर्ड ही हमने बहुत पहले पढ़ा था, मीन्स दैट यानी कि उसका ये समझ लो कि कॉपी आती है। ठीक है, यानी कि थोड़ी सी चेंजिंग के बाद जो है ना उसी का एक आइसोमर बन जाता है। ठीक है, उसमें हल्का फुल्का डिफरेंस आता है, अदरवाइज फंक्शनल ग्रुप और अरेंजमेंट्स और ये सब कुछ वैसे ही होता है, बॉडी स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ते हैं, कहते हैं दीज एंजाइम्स कैटेलाइजेस द स्ट्रक्चर चेंजिंग इन अ मॉलिक्यूल बाय ट्रांसफर ऑफ वन ग्रुप इन इट एंड फॉर्मेशन ऑफ द आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ द सबस्ट्रेट। मीन्स दैट वो ये कह रहा है कि ये एक ऐसा एंजाइम है जो कैटेलाइज करता है ऐसे रिएक्शन को जिसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक ग्रुप जो है वो दूसरे से ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, इस तरह फिर वो क्या बना देता है, वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर हो जाते हैं, सिर्फ हल्के से ग्रुप में डिफरेंस आ रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने एग्जाम्पल दी हुई, एग्जाम्पल देखते हैं। कहते हैं ग्लूकोज 6 फ्रुक्टोज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब आपको अच्छे से पता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर में सिर्फ हल्का सा एक डिफरेंस आता है, वो भी फंक्शनल ग्रुप का, कि ग्लूकोज में एल्डोज का फंक्शनल ग्रुप होता है और फ्रुक्टोज में कीटोज फंक्शनल ग्रुप होता है। इतने से डिफरेंस में आ रहा है कि वो वहाँ से हल्का से चेंजिंग हो रही है, यानी कि वो इसका आइसोमर ही है। ठीक है, कहते हैं दिस एंजाइम इज फॉस्फोहेक्सोसिस आइसोमर्स। ठीक है, यानी कि फॉस्फोहेक्सोसिस आइसोमर हैं ये। इसके बाद हम पढ़ने लगे हैं लाइगेजेस। लाइगेजेस एक वर्ड ही शो कर रहा है, लाइगेज करना मतलब ये कि किसी दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ता है। ठीक है, लाइगेजेस बेसिकली होता है क्या, डेफिनेशन से वाजे करते हैं, दिस एंजाइम कैटालाइजेस द कंडेंसेशन reactions joining two molecules by forming carbon oxygen bond, कार्बन सल्फर बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड, यानी कि इन बॉन्डिंग के जरिए जो है ये आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं विद एनर्जी रिलीजिंग हाइड्रोलिसिस। तो क्या करते हैं उस वक्त, अब आपको पता ही है कि जब कोई भी दो कंपाउंड, दो एलिमेंट आपस में आके कंबाइन होते हैं, दो ग्रुप्स आपस में आके कंबाइन होते हैं तो एनर्जी तो रिलीज होती है, या तो उनको एनर्जी चाहिए होती है या रिलीज होती है। जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो फिर क्या है, हमें कुछ ना कुछ एनर्जी तो रिलीज होगी, कुछ देनी भी पड़ेगी। कहते हैं और क्लीवेज ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट, यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में, जीटीपी की फॉर्म में। ठीक है, अब उसने एक एग्जांपल दिया हमें, कहता है एसिटाइल कोएंजाइम है, यू कैन सी हियर, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, मोलोनाइल कोएंजाइम के अंदर। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलेज। ठीक है, ये क्या है, ये एंजाइम है कार्बोक्सिलेज, एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज। अब वो क्या कहते हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसकी एक्टिविटी को, एंजाइम की एक्टिविटी को। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट, कि कौन सा फैक्टर है वो कहते हैं कि एनर्जी कंसंट्रेशन, बिल्कुल ऐसा ही है। कहते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम, यानी कि जितना एंजाइम होगा रिएक्शन की कंसंट्रेशन, रिएक्शन की स्पीड, रिएक्शन रेट उतना ही
ज़्यादा होगा। कहते हैं रिएक्शन कंसंट्रेशन इन द बॉडी में फॉल और राइज ड्यू टू द चेंज इन द रेट ऑफ इट्स सिंथेसिस और द डिग्रेडेशन विच आर ब्रॉट अबाउट मैनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग द हार्मोन्स एंड द मेटाबोलाइट्स। कहते हैं कि ये जो कंसंट्रेशन में बढ़ना या कम होना, ये हमारी बॉडी के फैक्टर्स को अफेक्ट करता है, चाहे वो हार्मोन्स है, चाहे वो मेटाबॉलिज्म है। अब फॉर एग्जांपल, अब एंजाइम हमारे स्लो वर्क कर रहे हैं, ब्रेक डाउन नहीं हो रही, एनर्जी नहीं मिल रही। जब हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, क्या हम लोग सही वे में वर्क करते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम वीक हो जाएंगे, हम वीक होंगे, हर काम में लेजी हो जाएंगे, हार्मोन्स वीक हो जाएंगे। जब हम कोई सिग्नल ही नहीं देंगे तो हमारे हार्मोन्स रिलीज ही नहीं होंगे। जब हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे तो हमारी वर्किंग जो स्पीड है वो भी स्लो हो जाएगी। उसके बाद वो बात कर रहे हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का भी कोई इफेक्ट होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेट जितना सबस्ट्रेट होगा एंजाइम उतना उस पर इफेक्ट करेगा और उतनी हमें प्रोडक्ट मिलेगी। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ही कम होगी तो फिर क्या होगा? क्या एंजाइम वर्क करेगा? नहीं। वो यही कह रहा है कि जितने सबस्ट्रेट होंगे उतनी ही एंजाइम वर्क करेगा और उतनी हमें प्रोडक्ट मिलेगी, बट एक लिमिट तक। अब देखिए, मैंने कल भी आपको एग्जांपल दी थी कि मैंने 1 kg एंजाइम लिया है, एग्जांपल दे रही हूँ बस, ठीक है, और 1 kg मैंने सबस्ट्रेट ले लिया। मेरा रिएक्शन कमाल स्पीड अप चला, फिर मैंने क्या किया, वही एंजाइम रहे, ठीक है, और फिर मैंने 2 kg कर दिया, मेरा रिएक्शन सही चला। मैंने 3 kg कर दिया, मेरा रिएक्शन थोड़ा सा स्लो हुआ। 4 kg कर दिया, थोड़ा सा और स्लो हुआ। 5 kg कर दिया, मेरा रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया। वजह क्या थी कि एक लिमिट तक सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन को हम इंक्रीज़ कर सकते थे, उसके बाद हम इसकी कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ किया तो एंजाइम ने अपनी फंक्शन को लूज़ कर दिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट है इसके ऊपर, ठीक है। क्या कहता है कि द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। जैसे जैसे हमारा रिएक्शन रेट इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो है हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, वैसे वैसे ही हमारा रिएक्शन रेट इंक्रीज होता है। ओवर लिमिटेड रेंज, एक रेंज तक ही, उसके बाद जो है एंजाइम जो है डीनेचर हो जाता है, अपना वर्क करना छोड़ देता है। और वो राउंड कौन सा है? वो कहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है ना टेम्परेचर पे एंजाइम जो है बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं। उसके बाद वो कहता है ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात की जाए तो ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होता है एट विच जिस वक्त एंजाइम जो है अच्छे से वर्क कर रहे होते हैं फास्टेस्ट पोजीशन पर, उसे कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। एक्चुअल में बात की जाए तो वो कौन सा हो सकता है? देखो 37 हमारा बॉडी टेम्परेचर, इससे अबव 40 से 60 के दरमियान अगर टेम्परेचर होगा तो जो एंजाइम है वो बेहतरीन तरीके से वर्क करेंगे। अगर इससे ज़्यादा हाई स्पीड हो जाएगा तो हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो डी नेचर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ पीएच। पीएच का क्या इफेक्ट है? पीएच का भी इफेक्ट है। अगर हम ऑप्टिमम पीएच पे वर्क करेंगे, ठीक है, कल ही मैंने आपको बताया था कि अगर एसिडिक होगा तो एंजाइम जो होंगे डीएक्टिवेट हो जाएंगे, अगर बेसिक होगा तो एक्टिवेट हो जाएंगे। ये पीएच का बात की थी। तो वो ऑप्टिमम पीएच पे कह रहा है कि जो एंजाइम है ऑप्टिमम पीएच के ऊपर अच्छे से वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल, पीएच ऑफ द सिलाइवरी अमाइलेज 6.4 to 6.9 एंड दैट ऑफ द ट्रिप्सिन इज 8 to 9 है, ठीक है। वो कहते हैं कि ये कुछ ऑप्टिमम पीएच है, इन पे जो है इन एंजाइम्स ने बिल्कुल अच्छे से वर्क करना है। इसके अलावा अगर ऊपर नीचे होंगी तो क्या होगा, वो अपनी डीनेचर कर देगा, अपने एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएगा और अपना वर्क डाउन को स्लो कर देगा। ये थे कुछ हमारे फैक्टर्स। अब हम बात करने लगे कि एंजाइम्स जब सबस्ट्रेट से कंबाइन हो रहे होते हैं, कुछ ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं, जो कि उसके रास्ते को, उसकी एक्टिव साइट को बुक कर लेते हैं। फिर उससे क्या होता है कि जो हमारा एंजाइम है वो सही तरह से वर्क नहीं करता और हमें सही तरह से प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं होती। तो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या कहता है कि सर्टेन सब्सटेंस है वो इनहिबिट द एंजाइम एक्टिविटी कॉल्ड द इनहिबिटर, ठीक है। वो ऐसी ही एक रुकावट है, ये समझ लो, जो कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान आते हैं और एंजाइम को अपने सही से वर्क करने नहीं देती। टू टाइप्स है इनहिबिटर की, एक है रिवर्सिबल और एक है इरिवर्सिबल। वर्ड से ही शो हो रहा है रिवर्सिबल इनहिबिटर और इरिवर्सिबल। मीन्स दैट अगर कोई रिवर्सिबल इनहिबिटर आ गया है, ठीक है, हम उसको रिवर्स कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट सही तरीके से हासिल कर सकते हैं। कैसे भला? हमने इनहिबिटर को साइड पे कर देना है, ठीक है, और फिर क्या करना है जी, दोबारा से रिएक्शन कराना है, एंजाइम ने प्रोडक्ट सबस्ट्रेट से कंबाइन होना है और प्रोडक्ट बना देनी है। और कुछ इरिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं जो एक बार आके सबस्ट्रेट की इस ऊपर या फिर एंजाइम के ऊपर चिपक जाए ना, फिर वो कभी नहीं उतरते। उससे क्या होता है कि जो हमारा एंजाइम है वो फंक्शनल लेस हो जाता है, सबस्ट्रेट भी वेस्ट हो जाता है, ठीक है। ये था रिवर्सिबल और रिवर्सिबल इनहिबिटर की थोड़ी सी डेफिनेशन। मजीद हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि एंजाइम के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है। कहते हैं कि एंजाइम प्ले अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ, दे परफॉर्म फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस,
ये हमारे डेली लाइफ में भी जो एंजाइम है क्या क्या वर्क करते हैं। कहते हैं डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जो एंजाइम है, मैं आपको पता ही है कि उसका भी क्या काम है, उसका काम ही ये है कि भाई मैंने रिएक्शन को स्पीड अप करना है, ठीक है। कहते हैं कि द इन डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी मोस्ट एंजाइम्स कैटालाइज रिएक्शन एट ए हाई एफिशिएंसी पे जो है ना ये वर्क करते हैं, ठीक है। जिस तरह की अब एग्जांपल दे रखी है उसने कि H2O2 है, इसने ब्रेक डाउन होना है H2O2 में। आपको पता है जब कोई चीज़ ब्रेक डाउन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करती है, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो जाती है जिस वक्त एंजाइम वर्क कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि एंजाइम का भी काम स्पीड अप करना है और एक्टिवेशन एनर्जी का भी काम है। अब एंजाइम आ चुका है तो एक्टिवेशन एनर्जी तो ऑटोमेटिकली कम ही होगी ना, ठीक है। तो इसी तरह वो कहता है कि डाइजेशन में क्या हेल्पफुल है, डाइजेशन में भी एज अ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या करते हैं, ये लार्ज कॉम्प्लेक्स को ना स्मॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है, जब स्मॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इजीली अब्जॉर्प्शन होती है, डिफ्यूजन हो जाती है। इसी तरह अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज वगैरह वगैरह जो भी एंजाइम है उनकी आसानी से अब्जॉर्प्शन हो जाती है और डाइजेशन भी हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि चीज़ मेकिंग, बिल्कुल ऐसा ही है। एंजाइम जो है ना हमारी चीज़ मेकिंग में काम आते हैं। आपको पता है कि इसका क्या काम होता है, ठीक है। वो कहता है कि कीमोसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस एंड इज़ यूज फॉर चीज़ मेकिंग, ठीक है। ये एक एंजाइम है कीमोसिन, जो कि चीज़ बनाने के काम आता है। स्वीटनर की बात कर लो उसके बाद, ठीक है। वो क्या कहता है कि कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो स्वीटनर होते हैं, जिस तरह के ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोसाइड्स कह रहा है वो, ठीक है, सक्रोज हो गया, ये सारे के सारे क्या स्वीटनर ही टेस्ट होते हैं। वो कहते हैं कि एज अ डिटर्जेंट भी यूज़ होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही डिटर्जेंट भी यूज़ होते होंगे। कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड द प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम्स आर हीट स्टेबलाइजर एंड आर यूज फॉर डिटर्जेंट, बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होते हैं जो कि ब्रेकिंग एंजाइम्स के तौर पे यूज़ होते हैं और हीट स्टेबलाइजर के तौर पे भी यूज़ होते हैं। फिर हम उसको एज अ डिटर्जेंट भी यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीएसिस उसने हमें एग्जाम्पल दे रखी है। नेक्स्ट वो कहता है कि ये एज अ ड्रग भी यूज़ होते होंगे ड्रग, बिल्कुल ऐसे ही है कि कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि ड्रग में यूज़ होते हैं, ड्रग के अंदर यूज़ होते हैं फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। कुछ ऐसे होते हैं जो इतने हैवी होते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारी बॉडी में, अब हमने ड्रग तो ले लिया ना, वो हमारी बॉडी से जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। तो उसकी जो नेचर रखी जाती है ना, वो थोड़ी सी एसिडिक नेचर से रखी जाती है, एंजाइमेटिक नेचर रखी जाती है फॉर प्रॉपर डाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये थे कुछ यानी कि ड्रग्स हो गए। तो इसके बाद वो कहते हैं कि फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, बिल्कुल ऐसे ही कैंसर ट्रीटमेंट में भी ये यूज़ होते हैं एंजाइम्स जो हैं। कैसे होते हैं, कहते हैं सम एंजाइम्स यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल एल एस्पेरिनेजीन्स। एस एस्पैराजीनेस जो है वो एक एंजाइम है, ठीक है। वो किस लिए यूज़ होता है, वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ हो रहा है। इसके बाद वो बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे एंजाइम है जो क्योरिंग डिजीज़ के लिए भी यूज़ हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो वो कौन सी हैं, वो कहते हैं कि कुछ एंजाइम हमारे डिजीज़ को, जिस तरह के रिकेट्स हो गया, जॉन्डिस हो गया, ठीक है, इनके अंदर जो है ना अगर हम चाहें ये ठीक हो जाए तो हमें एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा एंजाइम का क्या है, एंजाइम प्रोटीन है। जो प्रोटीन है, जो वाइटामिन हैं, वो क्या हैं, एंजाइमेटिक इन नेचर हैं, ठीक है। उनके थोड़ी बहुत एंजाइम होंगी, सारी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती, लेकिन सारे एंजाइम प्रोटीन ही नेचर होते हैं, ये बात याद रखिएगा। सो वो क्या कहता है कि रिकेट्स और जॉन्डिस जो है उनको ट्रीट करने के लिए भी हमें कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। कहता है फॉर हार्ट प्रॉब्लम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। आपको पता ही है कि हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं, हर एक का अपना काम है। तो वो यही कह रहा है कि अगर कोई ऐसा एंजाइम जो अपना काम करना छोड़ दे तो वो हमारे लिए डिजीज़ का ही बायस बनेगा ना, ठीक है। तो इसीलिए हमें इसी इसी को अगर ऑपोजिट वे में लें तो हमें क्योरिंग ऑफ डिजीज़ के लिए भी एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद ब्लड क्लॉटिंग की बात करो, ब्लड क्लॉटिंग फिब्रिनोजिन होती है, थ्रोम्बिन होती है और उसकी नेचर भी क्या एंजाइमेटिक नेचर होती है। वो कहता है अल्कोहलिक बेवरेज की बात कर रहा है वो, अल्कोहलिक बेवरेज के अंदर भी जो क्या है जी, वो उसकी भी नेचर क्या है, वो एंजाइमेटिक नेचर है, ठीक है। अल्कोहल से बना हुआ है ना, कहते हैं बेयर्स इन ब्रेकिंग द बार्ले फॉर फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी आपको पता ही एंजाइम्स यूज़ होते हैं, ठीक है। अल्कोहलिक बेवरेज का भी पता चल गया। फिर वो कहता है कि मीट टेंडराइजिंग, जब मीट टेंडर किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, उस वक्त भी हमें एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन, पेप्सिन एंड पेपेन, ठीक है। मीट टेंडराइजिंग फॉर फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, बिल्कुल। इन अदर वर्ड्स मैं बताती हूँ आपको, देखो जो विनीगर है, विनीगर हम जब भी कोई गोश्त वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर मीट में हम डाल देते हैं कि ताकि जल्दी से गल जाए और थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो जाए ताकि खाने में ईजी रहे। एक्चुअल में वो क्या कर रहे होते हैं, मीट टेंडराइज कर रहे होते हैं बाय एंजाइम्स, ठीक है। ये हमारा टॉपिक था एंजाइम का, आज हमारा ख़त्म होता है, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम विटामिन स्टार्ट करेंगे और कल हमारा विटामिन का कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर इंफॉर्मेटिव लगे कमेंट ज़रूर करें, कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी आप करें, कमेंट में बताएं, ठीक है। अभी के लिए खुदा हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।